हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीसी लाइन आरंभ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर 2 का यूनिट 2। लेट्स गो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यूनिट है बच्चों आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात हो रही है और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात और ह्यूमन वांट्स के बारे में बात ना है तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। कंज्यूमर बिहेवियर में हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन वांट्स के बारे में। पढ़ा हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड एंड दैट लीड्स टू स्कैरसिटी, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी एंड दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, राइट। तो ह्यूमन वांट्स को देखते हैं और क्या क्या होता है। एक तो बात हमें समझ आ गई कि अनलिमिटेड है ना, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो डेफिनेशन वाइज क्या है? द डिजायर और द मोटिव टू ओन या यूज, ओन करना किसी चीज को या यूज करना कोई भी गुड्स या सर्विस हो जिससे हमें क्या मिलता हो बच्चों? सेटिस्फेक्शन। तो सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज से मिलता हो उसको पाने की चाह, तो दैट इज अ वांट, ठीक है ना। सोर्सेज हमारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कुछ भी हो सकते हैं। अनलिमिटेड होती है पता है हमें, कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। कैरेक्टर 6 पढ़ रहे हैं। डिफर इन इंटेंसिटी, कई बार ऐसा होता है इमीडिएट अर्जेंट होती है वांट की, अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। कई बार हम अर्जेंट नहीं भी होती कि हम वेट भी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो इसलिए कॉम्पिटिटिव नेचर की होती है एक दूसरे से कि पहले हमें चाहिए, राइट। फिर होती है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि कई बार क्या होता है, नीड मोर देन वन गुड्स भी होता है, क्योंकि एक गुड को यूज करने के लिए हमें कई बार दूसरे की जरूरत होती है। जैसे है ना, आपको प्रिंटर यूज करना है तो उसके लिए इंक चाहिए, है कि नहीं। कार यूज करनी है तो उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए। तो कई बार हमारी वांट जो है वो एक चीज के वजह से, एक चीज को यूज करने के लिए दूसरे के लिए भी अपने आप बन जाती है, राइट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होती है। फिर होती है सटाइबल, कि ईच वांट कैन बी सेटिस्फाइड टेम्परेरीली, इसलिए तो अनलिमिटेड होती है क्योंकि कभी भी फुली सेटिस्फाइड होती ही नहीं। जैसे ही वो होती है वैसे ही न्यू वांट अराइज हो जाती है। फिर आती है सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, यानी कि वेरी बाय पर्सन, टाइम एंड प्लेस। अकॉर्डिंग टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू प्लेस डिफर कर सकती है। पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस, ठीक है बच्चों। रेकरिंग नेचर की होती है, यानी रेगुलर बेसिस पे है। ये नहीं कि आज नहीं हो रही कल होगी परसों, नहीं, रेकरिंग नेचर की, रोज डेली बेसिस पे होती है। हैबिट फॉर्मिंग, जो हमारी वांट्स है वही हमारी कहीं ना कहीं क्या बन जाती है, समटाइम्स हैबिट्स या कस्टम्स बन जाते हैं। इन्फ्लुएंस किससे होती है, किससे इफेक्ट होती है हमारी वांट्स? हमारी इनकम से। कितनी इनकम है, क्या हमारा टेस्ट है, क्या फैशन है, क्या एडवर्टीजमेंट्स या क्या सोशल नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं, या कौन से एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। यूटिलिटी क्या होता है बच्चों? यूटिलिटी जो है वो इकोनॉमिक्स में यूज होता है फॉर मेजरिंग सेटिस्फेक्शन, यानी कि हमारी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। इकोनॉमिक मीनिंग के हिसाब से किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, नॉट सेम एज यूजफुलनेस। हम ये बात नहीं कर रहे हैं यहां पर कि किसी कमोडिटी की यूजफुलनेस क्या है या उसकी मॉरल वैल्यू क्या है, हमें उससे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, दैट इज यूटिलिटी, ठीक है ना। सब्जेक्टिव हमने बात करी पीछे कि पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम डिफर करती है, एंड रिलेटिव लाइक वांट्स। तो यूटिलिटी भी ऐसे ही सब्जेक्टिव और रिलेटिव होती है। अब बात करते हैं बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहले यूटिलिटी का मीनिंग समझा, अब टीयू और एमयू क्या होता है सुनते हैं पहले। आप किसी कमोडिटी के जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करते हो उसके आप जितने भी टोटल यूनिट्स कंज्यूम करोगे ना, उन सारे यूनिट से मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन जो होगा दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अगर आपने किसी कमोडिटी के 5 यूनिट कंज्यूम करे हैं सपोज, तो पांचों यूनिट से आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज टोटल यूटिलिटी, राइट। और हर बार एडिशनल यूनिट पर आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। मींस टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या समझ आया? टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, ठीक है। और मार्जिनल का मतलब क्या है? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड, एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है ना। अब देखते हैं टेबल। तो यूनिक रिलेशनशिप है टी और एमयू में, विच कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। बात करेंगे अभी। तो देखो बच्चों, 0 यूनिट पे टीयू 0 है ना, अभी तो 0 यूनिट है तो मार्जिनल तो आया नहीं अभी, क्योंकि अभी एडिशनल की बात तो हो ही नहीं रही। जैसे ही आपने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 10 का, तो एडिशनल 1 ही है, तो यहां पर हमारा टीयू और एमयू दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। दोनों क्या हो गए? सेम। फिर उसके बाद जैसे ही आपने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया, सेकंड यूनिट पे आपको एडिशनल मिला 8 यूटिल का, मतलब सिर्फ सेकंड यूनिट से 8 का सेटिस्फेक्शन, इसलिए टोटल हो गया 18, क्योंकि 10 पहले था, 8 और आ गया सेकंड यूनिट से, तो टोटल कितना हो गया? 18। जैसे ही आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम करा, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 5 का, तो 18 तो अभी तक था ही, 5 और ऐड कर देंगे तो 23।
सिमिलरली जब 4 पे जाओगे तो एडिशनल 2 का टोटल 25, 5 पे जाओगे एडिशनल 0, क्योंकि आप एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर लेते हैं तो ये सेम हो जाएगा, और 6 पे जाएंगे तो नीचे आ जाएगी वैल्यू। अब यहां पर जो आप एमयू का बिहेवियर देख रहे हो, एमयू का एक आपको बिहेवियर दिख रहा है कि कम होता जा रहा है सेटिस्फेक्शन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जिसका मतलब क्या होता है ये आगे आएगा अभी डिटेल में, फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या मतलब होता है इसका, कि as we go on consuming the each continuous units of a commodity, as we go on consuming the continuous unit of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on diminishing। जैसे जैसे हम किसी commodity के continuous consumption करते हैं वैसे वैसे हर additional unit से मिलने वाला satisfaction कम होता रहता है। ठीक है ना, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे जैसे आप कंटिन्यूस कंजम्पशन करते रहते हो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन फुलफिल होता रहता है, तुम्हें उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है। तो इसी वजह से हमारा एमयू का ये बिहेवियर है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अब जो इनका रिलेशनशिप है इसको समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो डायग्राम देखते हैं अच्छे से। यहां देखेंगे टीयू की बात करते हैं पहले। देखो यहां से शुरू करते हैं टीयू को। ये गया टीयू, टीयू के मैक्सिमम से मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली। ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, आप स्केल यूज करेंगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, मैं आइडिया से बना रहा हूं, चलो ठीक है। और एमयू को हम कैसे करेंगे, देखो ये गया एमयू। ठीक है, दिख रहा है पूरा स्क्रीन में। ठीक है, तो अब क्या हुआ बच्चों, टीयू एमयू का बिहेवियर अब देखो क्या हो रहा है। आपने पीछे टेबल में देखा, यहां देखते हैं टेबल फिर से। देखो एमयू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था, 10, 18, 23, फिर एक पॉइंट आया 25, फिर ये गिर गया 23 हो गया। तो यही बिहेवियर हम यहां पर बात कर रहे हैं। देखो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आया और उसके बाद गिर गया। यही बात हो रही है कि नहीं, है कि नहीं। तो यही बेटा बिहेवियर हम यहां पर ग्राफ में शो कर रहे हैं। और एमयू को अगर आप देखोगे बच्चों तो कॉन्टिन्यूसली गिर ही रहा है, फिर जीरो भी हुआ है और नेगेटिव भी हुआ है ना। यही बिहेवियर हमने यहां पर दिखाया है। लेकिन ध्यान रखते हुए कि जहां पर मेरा टीयू मैक्सिमम है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर मैंने अपने एमयू को जीरो दिखाया है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर। इसलिए मैंने वहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी कि आपको यह पता लग जाए कि जहां पर टीयू मैक्सिमम है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर एमयू जीरो है। और जब टीयू फॉल हो रहा है, जब टीयू फॉल हो रहा है तो मेरा एमयू क्या है, नेगेटिव है। जब टीयू इंक्रीज हो रहा था तो एमयू क्या हो रहा था, फॉल। पॉजिटिव तो था लेकिन फॉल हो रहा था। तो ये बातें समझ आई, यही मेरा रिलेशनशिप है। देखो बोथ टीयू एंड एमयू आर इंटर रिलेटेड। एक तो हमने बात पढ़ी पीछे कि एमयू को प्लस कर करके ही आता है टीयू, है ना। जितने भी आप एमयू एन को प्लस कर दो तो टीयू आ जाता है। सिमिलरली अगर आप हर एक टीयू में से, हर एक टोटल यूटिलिटी में से उसका पहले वाला माइनस कर दोगे तो एमयू आ जाएगा। 18 में से 10 गए 8, 23 में से 18 गए 5, तो नेक्स्ट में से प्रीवियस टोटल यूटिलिटी माइनस करोगे तो एमयू आ जाएगा। और हर एक एडिशनल एमयू को प्लस करते जाओगे तो टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, टी और एमयू इक्वल होते हैं। देखो इनिशियल पॉइंट सेम है दोनों का, इनिशियली दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी, जब टीयू इंक्रीज हो रहा होता है एट डिक्रीजिंग रेट, एमयू डिक्रीज हो रहा होता है लेकिन रिमेन पॉजिटिव। ये देखो ऐसे बेंडिंग रेट से ऐसे ऊपर जा रहा है लेकिन एमयू उस समय पॉजिटिव है। जो बातें हमने ग्राफ में समझी और टेबल में, वही इसका रिलेशनशिप है बच्चों। फिर टीयू जब मैक्सिमम है एंड कांस्टेंट है तो एमयू जीरो है। ये देखो जब टीयू अपने मैक्सिमम में पहुंचा तो एमयू जीरो, बता दी मैंने आपको। फिर जब टीयू डिक्रीज होने लग गया तो एमयू क्या हो गया, नेगेटिव। जब टीयू डिक्रीज होने लग गया तो एमयू क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया। ठीक है कि नहीं है। तो सम ऑफ द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, टीयू। दिस साइन इज नोन एज सम, दिस इज सिग्मा और वी कैन से सम। ठीक है ना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि हर टोटल जो भी नंबर ऑफ यूनिट के आप एमयू निकालना चाहते हो उस लेवल का टोटल यूटिलिटी उठाओ और उससे पहले वाले टोटल यूटिलिटी में से माइनस कर दो, यानी कि टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। और वी कैन से एमयू विल बी इक्वल टू चेंज इन टीयू, चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन एन। जितना भी नंबर ऑफ यूनिट्स में चेंज हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे और जो टोटल यूटिलिटी का चेंज है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। सिंपल है। चलो वांट्स हमारी कौन कौन सी तरह की होती है बच्चों, क्लासिफिकेशन। एक तो होती है नेसेसरी वाली वांट, एक कंफर्ट्स, और उसके अलावा होती है लग्जरियस। ठीक है, अलग अलग लेवल के हिसाब से। नेसेसरीज की बात करें तो एसेंशियल्स फॉर लिविंग एंड फंक्शनिंग, जो मैं जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, है ना। कंफर्ट के लिए क्या चाहिए, मेक लाइफ कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइंग, दैट इज टेस्टी फूड, गुड हाउस, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, जो आज की डेट में हमें एक कंफर्ट देती है कहने की, जिनसे हमें कंफर्ट मिलता है। फिर आता है लग्जरी, जो सुपरफ्लुअस होती है, एक्सपेंसिव एंड नॉट एसेंशियल, एसेंशियल नहीं होती पर फिर भी लोग इसकी वांट रखते हैं, है ना, कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है। एक्सपेंसिव क्लोथिंग, विंटेज कार्स, लग्जरी फर्नीचर, तो इसकी भी लोग चाहत रखते हैं भाई, लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके ऊपर है, कौन रोक रहा है ना। तो दीज आर दी पार्ट और वी कैन से टाइप ऑफ वांट्स। सब टाइप ऑफ नेसेसिटीज में क्या आ सकते हैं, देखो नेसेसरीज फॉर लाइफ होती है कुछ,
जैसे कि हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर होते हैं नेसेसिटीज फॉर एफिशिएंसी दैट इज इंप्रूविंग हेल्थ, एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी, फिर होती है कन्वेंशनल नेसेसरीज ड्यू टू हैबिट्स या सोशल कस्टम्स। कुछ नेसेसरीज क्या होती है जो हमारे सोशल या कस्टम से चलती आ रही है, हम इसलिए उसको नेसेसरीज मानते हैं, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। नाउ जो हमने डिस्कस किया था अभी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हो किसी कमोडिटी का, वैसे वैसे हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता रहता है। ठीक है ना? as a consumer consumes more and more units of a commodity, the additional satisfaction or we can say marginal utility derived from each successive unit goes on decreasing। वैसे वैसे हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता रहता है? कम होता रहता है। ठीक है बच्चों, की पॉइंट्स क्या है? जब MU डिक्रीज होता है, TU इंक्रीज हो रहा होता है, जो हमने डायग्राम पढ़ा अभी, TU इंक्रीज हो रहा होता है डिमिनिशिंग रेट से, MU हमारा जीरो हो जाता है और नेगेटिव, बट TU स्टार्ट्स फॉलिंग ओनली व्हेन MU इज नेगेटिव। डायग्राम याद है? एक बार दोबारा बना देता हूं, यहां पर ये लो, अभी पीछे हमने डिस्कस किया बेटा, सेम पॉइंट है, ये हमने बात करी थी, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ली थी पॉइंट चेक करने के लिए, ये रहा। तो इसी डायग्राम से रिलेटेड बात हो रही है बच्चों, ये TU है, ये MU है। तो क्या पढ़ा हमने? MU जीरो हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन TU फॉल कब होता है? जब MU नेगेटिव होता है। ठीक है जी, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ईच सिंगल बॉन्ड इज सेटाइबल। तो हर एक सिंगल बॉन्ड क्या होती है हमारी? सेटाइबल होती है, यानी कि फुली सेटिस्फाइड नहीं होती कभी भी। ठीक है जी, चलो एग्जाम्पल है बेटा, फिर से जो हमने पीछे पढ़ा उससे रिलेटेड देखेंगे। 30, यहाँ पर 30 एडिशनल हुआ 20 का, तो टोटल हो गया 50, फिर एडिशनल हुआ 15 का, कम हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ DMU। आपका एडिशनल यूनिट से होने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि अब नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड TU एंड MU का टेबल और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर टी कंजम्पशन का। एजम्पशन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स कंज्यूमर आइडेंटिकल। जब आप लॉ ऑफ DMU की बात करते हो तो उसमें एक टर्म आ रही है कि कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में गैप है। उसके अलावा यूनिट्स एक जैसे, अगर आप ग्लास ऑफ वाटर की बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल, हर एक एडिशनल ग्लास ऑफ वाटर को आप नहीं कंज्यूम कर पाओगे एक लेवल के बाद, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन फुलफिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि पहले इतना ग्लास पीना है फिर इतना सा पीना है, तो आप कहोगे हाँ हो जाएगा वो। तो ये एजम्पशन है कि सेम क्वांटिटी, डिफरेंस नहीं होना चाहिए बीच में, और देखते जाए, एक तो आइडेंटिकल होनी चाहिए कंजम्पशन, नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट और इनकम, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए यानी कोई गैप नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स होने चाहिए, नॉट टू स्मॉल और लार्ज। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू मनी, गोल्ड और एडिक्टिव गुड्स। कुछ ऐसी चीजें जहां पर DMU नहीं होता अप्लाई, है ना। मनी को आप ज्यादा से ज्यादा लोग कलेक्ट करते हैं, कई लोगों को आर्कियोलॉजिकल चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है, तो उनकी यूटिलिटी है, उनकी जो अर्ज है वो कम नहीं होती और बढ़ती है जैसे जैसे वो इकट्ठा करते हैं। राइट, नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स, इससे इफेक्ट नहीं होता। तो दीज आर सम अजम्पशंस फॉर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की। क्या होता है? एक्सेस ऑफ प्राइस विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे रादर देन गो विदाउट द कमोडिटी ओवर व्हाट ही एक्चुअली पेस। तो सिंपल मतलब क्या हुआ? जितना कंज्यूमर पे करना चाहता है, सपोज कंज्यूमर पे करना चाहता है किसी कमोडिटी के लिए 20 रुपीज, पर उसको पे करने पड़ रहे हैं सिर्फ 8 रुपीज, तो यानी कि 12 रुपीज का उसको क्या हो रहा है? सरप्लस। इसको रियल लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं कि आप कोई चीज लेने जाते हैं, आप एक्सपेक्ट करके जाते हैं उसका कुछ प्राइस। ठीक है, आप मार्केट में एक्सपेक्ट करने गए कि वो 100 की मिलेगी, आप मान के चलेगी 100 की होगी, पर वो चीज आपको 80 की मिल गई, तो आपके माइंड में आता है ना कि हाँ यार 20 का फायदा हो गया, पर कहां हुआ फायदा? एक्चुअल में तो कुछ नहीं हुआ, वो 20 रुपए आपके बच गए हैं बस। राइट, तो उसको आप एक कंज्यूमर सरप्लस की तरह मानते हो, क्योंकि अब आप उस 20 रुपीज से कुछ और खरीद सकते हो। दैट्स वाई, तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि 100 रुपीज की अगर आप विलिंग थे ना पे करने के लिए, अगर वो 100 होती तो आप 100 भी दे ही देते, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना पे किया? 80। सो दैट्स वाई देयर इज अ सरप्लस ऑफ 20। तो फॉर्मूला सिंपल क्या है बच्चों? विलिंगनेस आप कितना पे करने के लिए और एक्चुअल में आप कितना पे करते हो। ठीक है, बेसिस डिराइव फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने पीछे पढ़ा है अभी। कंज्यूमर बाइज यूनिट वेयर MU इज इक्वल्स टू प्राइस, जहां पर MU और प्राइस दोनों बराबर हो जाते हैं वहां तक परचेज करता है। अभी बताऊंगा। फॉर अर्लियर यूनिट्स MU बड़ा होता है प्राइस से, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। बात समझ आ रही कि नहीं? यहां देखेंगे, देखो ये टेबल, पहला यूनिट कंज्यूम किया MU 30, प्राइस हम मान रहे हैं कमोडिटी का है 20 रुपए। ठीक है, अब ये MU 30 का मतलब आप समझ सकते हो कि आप 30 रुपए पे करने के लिए रेडी हो, यू आर विलिंग टू पे 30, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो? 20। तो दैट मीन्स आपको 10 का सरप्लस हो रहा है। अब बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, जैसे ही आप अगला यूनिट खरीदोगे आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, लेकिन सरप्लस तो अभी भी हो रहा है 8 का, क्योंकि आप नाउ यू आर विलिंग टू पे 28 बट यू आर एक्चुअली पेइंग 20, तो 8 का सरप्लस। फिर नेक्स्ट पे आपने क्या किया? 26 का सेटिस्फेक्शन लिया, क्यों? लॉ ऑफ DMU, और 20 आप उसका एक्चुअल प्राइस था, तो यानी कि 6। तो अब आप विलिंग हो 24 के लिए, फिर 20, फिर 4 आ गया,
फिर उसके 22, 20। तो देखो ये वाला जो लेवल आया हमारे पास 6, जहां पर ये दोनों बराबर हो गए, यहां पर आपका सरप्लस नहीं हो रहा। तो एक रैशनल कंज्यूमर इस लेवल तक कंजम्पशन करता है जहां पर आके उसका एमयू और प्राइस दोनों बराबर हो जाते हैं। वी कैन से इट इज अ स्टेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि जहां पर आके उसका प्राइस और उस कमोडिटी से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर हो जाते हैं। टिल दैट पॉइंट कंज्यूमर विल परचेज द कमोडिटी। ठीक है, और यहां पर हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या है? 0 है। ठीक है बच्चों, अगर आप टोटल कंज्यूमर सरप्लस निकालोगे तो वो आएगा 30। सिंपल इन सबका सबमिशन। ठीक है ना, बात समझ आई? डायग्राम में देखो ये उसका प्राइस था जो हमने पे करा, यहाँ पे जो उसका एक्चुअल प्राइस था 20, और जैसे जैसे आप आगे कंजम्पशन कर रहे थे आपका एमयू कर्व एक तरीके से नीचे आ रहा था, उसी को हम क्या मान सकते हैं? डिमांड कर्व, है ना। धीरे धीरे डिमांड कम हो रही है, तो ये जो ऊपर ट्रायंगल बन के आएगा, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस को हम कहाँ एलोकेट करते हैं? अबव द प्राइस बट बिलो द डिमांड कर्व। प्राइस के ऊपर लेकिन डिमांड कर्व के नीचे जो ट्रायंगल बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंज्यूमर सरप्लस। बात समझ आएगी नहीं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस में मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय द फर्म्स, कहां कहां एप्लीकेशन होती है इसकी? एक तो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर करने में काम आता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए काम आता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे? जो फर्म्स जिनके पास मोनोपोली पावर होती है वो डिस्क्रिमिनेट करती है ना प्राइस, तो वो चेक करते हैं कि कंज्यूमर कितना सरप्लस में है, यानी कंज्यूमर अभी और कितना एक्स्ट्रा पे कर सकता है। समझो, अगर कंज्यूमर 20 पे करने के लिए रेडी है पर वो पे कर रहा है एक्चुअल में 8, तो 20 पे करने के लिए रेडी है ना, तो आप 8 रुपीज से बढ़ा दो थोड़ा, क्योंकि आपको पता है कंज्यूमर अभी सरप्लस में है, वो एक्स्ट्रा पे कर सकता है। अगर वो एक्स्ट्रा पे कर सकता है तो फर्म्स के पास पावर है प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करने की। ठीक है ना, तो इसलिए जरूरी है। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पता लग जाए, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बनाने के लिए भाई प्राइस कितने रखने हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट को भी अगर टैक्स लगाना है तो वो भी अकॉर्डिंगली लगाएगी कि कंज्यूमर सरप्लस चेक करके कि कंज्यूमर कितना सरप्लस में है। राइट, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां इसके अंदर। हाइपोथेटिकल है, हम एक्यूरेटली, अभी तक आपके माइंड में आया होगा ये कि हम ये कैसे पता लगाएं कि एक्चुअल में हम कितना पे करना चाहते हैं, कितना पे कर रहे हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते इसको। राइट, फिर बात करें एमयू ऑफ द मनी नॉट कांस्टेंट, जो हमने एमयू ले रहे हैं वो भी कांस्टेंट नहीं है, मार्शल एज्यूम्ड इट कांस्टेंट, मार्शल ने एज्यूम करा इसको। ठीक है ना, एल्फ्रेड मार्शल। डिफिकल्ट फॉर नेसेसरीज, जो एमयू इनफाइनाइट होता है एंड कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट होता है। जो नेसेसिटीज होती हैं उसके अंदर तो ये बात एप्लीकेबल होती ही नहीं, उसके अंदर क्या कंज्यूमर सरप्लस, हम तो लेंगे ही लेंगे उसको ऑलवेज। राइट, अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर किसी कमोडिटी के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो गए तो वहां पर ये कंसेप्ट बदल जाएगा। नॉट एप्लीकेबल टू प्रेस्टीज गुड, जैसे डायमंड या एंटीक्स, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। वहां पर भी आप ये थोड़ी कहते हो कि आप विलिंग कितना पे करने के लिए और एक्चुअल कितना पे कर रहे हो, वहां पर आप उसकी डिमांड करोगे, उसका प्राइस कुछ भी हो। राइट, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली। कार्डिनली का मतलब है कि हम ये जो बात, हम एक एजम्पशन लेते हैं कि हम अपने सेटिस्फेक्शन को जो मेजर कर रहे हैं, जो हम एमयू की वैल्यूज ले रहे हैं ना पीछे, ये एमयू की वैल्यूज हम किस एजम्पशन पे ले रहे हैं कि देयर इज अ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम यूटिलिटी को न्यूमेरिकल वैल्यूज में अप्रोच या कैलकुलेट नहीं कर सकते। राइट, तो इस कर्व में क्या था बेटा? डिमांड कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को बोल रहे थे, कंज्यूमर सरप्लस एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन का ट्रायंगल। मैंने बता दिया था आपको, प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। देखो जैसे प्राइस बढ़ेगा ये ट्रायंगल छोटा हो जाएगा तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा, और प्राइस कम हो गया तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस का ट्रायंगल बड़ा हो जाएगा। राइट, यहां तक समझ आया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। तो चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब इनडिफरेंस कर्व को समझने से पहले दो बात करते हैं। एक, हमने इससे पहले जो अभी तक पढ़ा वो था कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसके अंदर हम सेटिस्फेक्शन को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जो इनडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट है ये आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में ये कहा जाता है कि सेटिस्फेक्शन को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में मेजर नहीं कर सकते, हाँ हम सेटिस्फेक्शन को रैंक कर सकते हैं। रैंक मतलब कि आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है ये आप बता सकते हो, बट हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में या न्यूमेरिकल वैल्यूज में मेजर नहीं कर सकते। और देखा जाए तो प्रैक्टिकल बात यही है ना, आप कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो आप उसको न्यूमेरिकली नहीं बताते कि आपको इतने का सेटिस्फेक्शन मिला। हाँ आप रैंक कर सकते हैं कि आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला या कम मिला, कंपैरिजन कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। राइट, तो चलो देखते हैं। अब जो ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है वो हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व। तो समझते हैं बारी बारी से क्या होता है। तो देखो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच प्रोवाइड करी थी हिक्स और एलन ने। मेजर्स दी सेटिस्फेक्शन इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस के हिसाब से देखा जाता है, नॉट इन नंबर्स, जैसा कि मार्शल्स के कार्डिनल अप्रोच के अंदर था। तो नाम भी समझ आ रहे हैं साथ में इकोनॉमिस्ट के, किसने ऑर्डिनल दिया था और किसने कार्डिनल दिया था। ठीक है, यूजेस इनडिफरेंस कर्व टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के बेसिस पर जो उसका कंसेप्ट है
सेटिस्फेक्शन का वो हम किसकी हेल्प से समझते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नाउ व्हाट आर द एजम्पशंस? सबसे पहले एजम्पशन कि कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल कंज्यूमर तो हम इकोनॉमिक्स में मान के ही चलते हैं ऑलवेज कि रैशनल कंज्यूमर है और उसके सारे डिसीजन जो है वो रैशनल है, ठीक है। चूजेज मोर प्रेफर्ड बंडल्स ओवर लेस प्रेफर्ड, यानी कि जो जिसकी वो प्रेफरेंस ज्यादा देता है जिसको, उसको वो ज्यादा सिलेक्ट करेगा एज कंपेयर टू जिनको वो कम प्रेफर करता है, राइट। फिर आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, मतलब कि सेटिस्फेक्शन को हम मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ रैंक कर सकते हैं। कैन रैंक द कॉम्बिनेशन बट कैनॉट मेजर द सेटिस्फेक्शन क्वांटिटेटिवली, ये मैं आपको बता चुका हूं। ट्रांजिटिविटी एग्जिस्ट करती है, यानी अगर ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी से बड़ा है। समझ आ रही है ट्रांजिटिविटी, है ना, कि आपको ए का सेटिस्फेक्शन अगर बी से ज्यादा और बी का अगर सी से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि ए का सेटिस्फेक्शन सी से ज्यादा है, ठीक है ना। नॉन सेटाइशन मतलब मोर गुड्स आर प्रेफर्ड टू लेस, मतलब कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर, मोर इज बेटर। कंज्यूमर हमेशा क्या समझता है कि ज्यादा है तो बेटर है, राइट। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। कंज्यूमर नोज ओन टेस्ट एंड मार्केट कंडीशंस, कंज्यूमर जो है सारी मार्केट कंडीशन और टेस्ट की पूरी नॉलेज रखता है, ठीक है जी। ये हमारे assumptions है ऑर्डिनल यूटिलिटी में। आगे देखते हैं अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है बच्चों, चलो समझते हैं। एक टेबल लेते हैं इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग। देखो यहां पे हमने बात करी है क्लोथिंग की और फूड की, ठीक है। एक और टेबल मैं साथ में बना रहा हूं जिसका कंसेप्ट साथ साथ करेंगे अभी, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। क्या क्या वैल्यूज है, देखो जब हम 12 यूनिट्स इसके कंज्यूम कर रहे हैं तो हम यहां पर कर रहे हैं 1। अब समझेंगे, अब अगर फूड का आपको एक और यूनिट कंज्यूम करना है तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सपोज आपने 6 यूनिट कॉम्प्रोमाइज करे और इसका 1 यूनिट गेन करा, सिंपल है। अब कंज्यूमर की प्रेफरेंस समझो, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंज्यूमर जो है वो अब ऑलरेडी 6 कॉम्प्रोमाइज कर चुका है इसका 1 गेन करने के लिए। तो अब क्या करेगा वो, अब जो उसका रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो पहले के मुकाबले कम होगा। मींस वो ऑलरेडी 6 यूनिट सेक्रीफाइस करके 1 गेन कर चुका है, तो अब एक और यूनिट गेन करने के लिए वो उतना सेक्रीफाइस नहीं करेगा जितना उसने पहले किया था। यानी कि अब उसका सेक्रीफाइस का नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कम हो जाएंगे। कहने का मतलब उसने पहले 6 सेक्रीफाइस करे थे, वो 2 ही सेक्रीफाइस करेगा सिर्फ, यानी 6 से वो अब 4 पे आएगा। पहले 12 से 6 यानी 6 का सेक्रीफाइस था, अब 2 का सेक्रीफाइस किया और इसका 1 गेन। फिर अब 4 से उसने 2 पहले करे थे, अब वो सिर्फ 1 का सेक्रीफाइस करेगा, यानी 4 से वो आ जाएगा सपोज 3 पे और यहां पर 1 का गेन। तो इस कॉम्बिनेशन में ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जब जब आप अगले नए कॉम्बिनेशन की तरफ मूव कर रहे हो तो आपका रेट ऑफ सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है ना भाई। देखो यहां पर 6 का डिफरेंस था, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस। तो जो हमारा MRS होता है बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। MRS के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग यूनिट्स, सेक्रीफाइसिंग डिवाइडेड बाय गेनिंग, शॉर्ट में लिखते हैं सेक्रीफाइसिंग डिवाइडेड बाय गेनिंग। तो पहले वाले में तो चलो ब्लैंक है क्योंकि अभी इनिशियल फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद जब आपने 6 का कॉम्प्रोमाइज करा, गेन कितने का करा, 1 का, तो हम कह सकते हैं 6:1 इज द रेशियो। फिर उसके बाद आपने 2 का सेक्रीफाइस करा, 1 का गेन, फिर आपने 1 का सेक्रीफाइस करा और 1 का गेन। तो दिख रहा है आपको ये रेशियो कम हो रहा है। अब इस रेशियो के कम होने का क्या मतलब है, ग्राफ पे आ जाओ। देखो बेटा, जब भी हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप पॉइंट्स को कैसे एलोकेट करते हो। अगर आपको 12 लेना है तो 1 12 कह सकते हैं, तो 12 अगर यहां पर 1 यहां पर है तो पहला पॉइंट इधर लोगे जैसे। फिर अब आपने इधर तो 6 कम करा लेकिन इधर बढ़ाया आपने इक्वली थोड़ा सा, तो आपका पॉइंट आप दो देख रहे हो अंदर की तरफ आ गया। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आता तो यहां आता, पर यहां नहीं आ रहा, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये नीचे की तरफ आने का मतलब क्या है कि जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपका कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, बेंड होके जाएगा। बेंड होके जाएगा ना नीचे की तरफ, क्यों जाएगा, क्योंकि आप यहां पर ज्यादा लेस कर रहे हो और बढ़ा सेम क्वांटिटी से रहे हो। तो अल्टीमेटली ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं, वो ओरिजिन की तरफ बेंड हो जाएंगे और आपका कर्व भी अल्टीमेटली ओरिजिन की तरफ बेंड होके ही बनेगा। तो ये क्या कंसेप्ट मैंने भी डिस्कस किया आईसी कर्व का, कि जो MRS होता है वो डिक्रीजिंग होता है, इस वजह से आपका कर्व ओरिजिन की तरफ बेंड हो जाता है। और इस कर्व के ऊपर अब जो आप ये कॉम्बिनेशंस ले रहे हो ये भी रैंडम नहीं है, ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर क्या सोच के बना रहा है। क्योंकि देखो ना, जब उसने 6 का सेक्रीफाइस करा और 1 का गेन करा, अब वो कह रहा है कि मैं उतना सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, क्योंकि लॉ ऑफ, भले ही हम ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फिर भी आता है यहाँ पे। कैसे, क्योंकि ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया उसने, तो उसको कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिला होगा ना पहले। तो जब वो अब अगले यूनिट पे जाएगा तो अब वो ऑलरेडी कुछ सेटिस्फेक्शन ले चुका है, तो उसका रेट ऑफ सेक्रीफाइस उतना नहीं रहेगा जितना पहले था, राइट। यानी पहले वो 12 से 6 पे आया, फिर वो 6 से 4 पे आएगा, यानी 2 का सेक्रीफाइस। तो ये वो कॉम्बिनेशन भी ये सोच के बना रहा है कि एवरी टाइम, यानी ईच कॉम्बिनेशन में उसका सेटिस्फेक्शन सेम रहे, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिमेन्स, शुड रिमेन सेम।
ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा आईसी कर्व है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स के ऊपर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सेम है। क्या है? सेम है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन की तरफ क्या होता है? बेंड होता है। तो आपसे अगर रीजन पूछा जाए कि व्हाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन की तरफ बेंड होने का मतलब कॉन्वेक्स। सो व्हाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। आई थिंक रीजन क्लियर हुआ होगा कि क्यों होता है, क्या होता है, सब बता दिया मैंने आपको। डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जितने भी पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व पे लाई करते हैं, कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन उठा लो, सिर्फ वो नहीं जो आपको दिख रहे, उसके अलावा भी आप कोई भी पॉइंट ले लो रैंडमली, तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकलेगा जिसके ऊपर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सेम होगा जितना कि बाकी कॉम्बिनेशंस पे। ठीक है, तो पूरे आईसी कर्व पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सेम होता है और ये बेंड क्यों होता है? क्योंकि जो रेट ऑफ सैक्रिफाइस और गेन है यानी कि एमआरएस वो डिक्रीजिंग होता है। अभी सारी बातें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। Definition: a curve showing all combinations of two goods that give the same satisfaction to the consumer. कनेक्ट हो गए बच्चों? समझ आ गया जो भी डिस्कस किया था? ऑल्सो कॉल्ड, दो नाम है इसके, एक आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं और इक्वल यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। इक्वल तो नाम समझ आ ही रहा होगा क्योंकि सारे पॉइंट्स पर सेटिस्फेक्शन इक्वल है, सेम है। कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन एनी पॉइंट्स ऑन द सेम कर्व। सेम कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे हर पॉइंट पर कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, यानी कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग नहीं होता, इसलिए इस वजह से इसका नाम इनडिफरेंस कर्व होता है। ठीक है बच्चों, चलो यही टेबल जो हमने डिस्कस किया अभी 12, 6, 4, 3 और फूड में 1, 2, 3 एंड 4, यही टेबल डिस्कस किया हमने। एमआरएस में आप अगर रेशियो में लिखेंगे प्रॉपर तो ऐसे लिखा जाएगा। टेबल में कुछ भी नया नहीं है, हमने भी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, उसी ग्राफ का टेबल है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व मैप क्या होता है, या सिर्फ इंडिफरेंस मैप भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर क्या आता है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है ना, देखो एक आईसी कर्व पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, तो जैसी कोई कर्व ऊपर जा रहा है तो यानी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, तो दैट मींस सिंपल कंक्लूजन क्या है? हायर आईसी मींस हायर सेटिस्फेक्शन। ये इसकी प्रॉपर्टी भी है, आगे आएगा। तो यहां पर हम ये समझा रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व आपको एक साथ दिख जाते हैं तो उसका कंबाइन नेम है इंडिफरेंस कर्व मैप, या सिंपली इंडिफरेंस मैप भी बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो देख लेते हैं। A set of indifference curves representing different level of satisfaction. हर आईसी पे डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। जितना आप ओरिजिन से दूर जाते जाओगे आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहेगा। ठीक है, हायर कर्व मतलब हायर सेटिस्फेक्शन, फार्दर फ्रॉम ओरिजिन। कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट, ट्रांजिटिविटी, ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे दोबारा से कि दो आईसी के इंटरसेक्ट कर सकते हैं आपस में। सोचो इस बारे में, अभी आगे चलेंगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया, जो आपने निकाला डेल्टा, या कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग अपॉन गेनिंग। उसको और दूसरे तरीके से क्या समझ सकते हैं, अभी बात करते हैं। रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप द गुड वाई, एक गुड को वे कुछ यूनिट्स गिव अप करता है ना, फॉर द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स, दूसरे गुड के एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए एक और जो गिवन कमोडिटी है उसके आप कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हो। सो उस रेट को, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि सेक्रीफाइसिंग, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं MU x अपॉन में MU y, यानी दोनों से आपको कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक से लिखते हैं इसको थोड़ा सा, MU x डिवाइडेड बाय MU y। सो ये होता है हमारा MRS बेसिकली। वहां पर हमने लिखा था सेक्रीफाइसिंग अपॉन गेनिंग। अगर हम यूटिलिटी से कंपेयर करें, मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि y के कुछ यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू गेन द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो MU x अपॉन में MU y। डिमिनिशिंग MRS क्यों होता है? एज कंज्यूमर गेट्स मोर ऑफ x, विलिंगनेस टू गिव अप y डिक्रीजेस। ये बात समझ आ रही है? पूरा डिटेल में बताया मैंने अभी वाली बात कि एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए x के जो विलिंगनेस है कंज्यूमर की गुड y को सेक्रीफाइस करने की, वो कम होती रहती है। उसकी विलिंगनेस क्यों कम होती रहती है? क्योंकि ऑलरेडी वो उसके यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी धीरे धीरे कम होता रहता है, तो इसलिए वो ज्यादा गिव अप नहीं करता है कमोडिटी को, उसका गिव अप का जो विलिंगनेस है वो कम होता रहता है। ठीक है, तो कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और इसी वजह से हमारा कर्व क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ठीक है जी, चलो एमआरएस डिमिनिश क्यों करता है? क्योंकि वांट्स ऑफ द गुड्स इज सेटाइबल, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस। जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होती है। इस वजह से आपकी जो विलिंगनेस होती है गिव अप करने की वो कम होती रहती है, और आप विलिंगनेस का जो रेट है, वो जो गिव अप का रेट है वो कम करते रहते हैं। ठीक है, गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, गुड एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। जो हमने एग्जांपल लिया क्लोथिंग और फूड, हम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन हमने डिस्कस करी ऑलरेडी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं।
डेल्टा क्यू वाई कि आप एक को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो दूसरे को गेन करने के लिए, डेल्टा मतलब चेंज है ना, कि आप क्वांटिटी ऑफ वाई कितना चेंज कर रहे हो फॉर गेनिंग द एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स। और ये नेगेटिव साइन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आप कम कर रहे हो एक के यूनिट, नेगेटिव रिलेशनशिप है। एक के यूनिट्स अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे के कम कर रहे हो, इसलिए बढ़ा पा रहे हो। तो इनवर्स रिलेशनशिप जब भी आता है तो हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो प्रॉपर्टीज अगर देखें इंडिफरेंस कर्व की, जो जो हमने समझे अभी कर्व से, उसी की हेल्प से सारी प्रॉपर्टी निकलेंगे। देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है, जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने वाले दोनों फैक्टर जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेते हैं, अगर उन दोनों फैक्टर्स में इनवर्स रिलेशनशिप निकला तो मेरा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। ठीक है बच्चों, जो भी कंपोनेंट्स हम लेते हैं अगर उनका इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो मेरा ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। अगर डायरेक्ट रिलेशन हुआ तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, क्यों होता है, इफ सेटिस्फेक्शन इज कांस्टेंट मोर ऑफ वन वुड रिक्वायर लेस ऑफ अनदर। तो वही बात बोली है कि एक के अगर आपको यूनिट ज्यादा कंज्यूम करने हैं तो दूसरे के कम करने पड़ेंगे। तो इनडायरेक्ट रिलेशन आ गया, अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इंप्लीकेशंस, गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल, गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश हो रहा है। अगर डिमिनिश हो रहा है तो वो जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है वो नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं, इसलिए कर्व बेंड होकर बनता है, इसलिए वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। पूरा भी मैंने आपको कर्व बना के दिखाया था पीछे, है ना। एज कंज्यूमर गेट्स मोर ऑफ एक्स विलिंग टू गिव अप लेस ऑफ वाई। तो जो विलिंगनेस है वही सेम बात, जो गुड वाई है उसके गिव अप करने की जो विलिंगनेस है वो कम होती रहती है। एक्सेप्शंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एक्सेप्शंस देखेंगे, जो हमने गुड्स लिए थे दोनों वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थे, लेकिन अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट निकले तो क्या होगा। देखो अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी आप जितना फिर एक, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप जितना एक के यूनिट्स कम करोगे एग्जैक्टली उतने ही दूसरे के यूनिट्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर आप एक को कम यूज कर रहे हो तो दूसरे को आप उतना ही एग्जैक्ट ज्यादा यूज करोगे। आप उसके अंदर वो विलिंगनेस वाली बात नहीं लाओगे कि विलिंगनेस टू गिव अप कम होगा या ज्यादा होगा, नहीं, आप एग्जैक्ट सेम रेट से कम और सेम रेट से ज्यादा करोगे यूनिट्स को। कहने का मतलब जब आप टेबल बनाओगे अपने एक्स और वाई का, तो जो आपका एमआरएस निकलेगा बच्चों वो एवरी टाइम सेम ही होगा, जितना गिव अप उतना गेन, यानी जितना सेक्रीफाइस उतना गेन। तो एवरी टाइम आपका रेशियो क्या आएगा, 1:1, 1:1, 1:1। तो जब एमआरएस कांस्टेंट हो जाता है, वो पॉइंट्स ओरिजिन की तरफ बेंड क्यों हो रहे थे, क्योंकि एमआरएस डिक्रीजिंग था, अब डिक्रीजिंग नहीं है, कांस्टेंट है। तो यानी कि जितना इसको कम करोगे उतना ही बढ़ेगा। जैसे पहला पॉइंट यहां पर है तो अगला का आएगा, जितना कम करा उतना ही बढ़ा दिया, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके सामने आएगा, फिर इसके सामने आएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को बच्चों अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में मेरा आईसी कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। बात क्लियर हुई, चलो हटा देते हैं इसको, ये लो। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को क्या आप एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है कि जहां पर हमें इन दोनों को एक साथ कंज्यूम करना है, एक दूसरे की जगह यूज नहीं करना, एक साथ कंज्यूम करना है। तो यानी कि आप उनको सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। एमआरएस इज अनडिफाइंड, एमआरएस आप निकाल ही नहीं सकते, आप जीरो भी नहीं बोल सकते अनडिफाइंड, आप वो अनडिफाइंड है, क्योंकि आप दोनों गुड्स को एक दूसरे की जगह यूज, कार को पेट्रोल की जगह या पेट्रोल को कार की जगह थोड़ा ना यूज कर सकते हो, वो दोनों को एक साथ यूज करना है। तो एमआरएस का कंसेप्ट ये था कि आप कितना एक को सैक्रिफाइस करते हो और दूसरे को कितना गेन करते हो, तो वो तो आएगा ही नहीं पॉइंट। अब समझो आईसी कर्व हमें स्टार्ट यहां से करना है, एंड यहां पे करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एमआरएस अनडिफाइंड है। तो एमआरएस जब कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो हमारा उतना ही कर्व कॉन्वेक्स बन रहा है, ओरिजिन की तरफ बेंड हो रहा है। तो एक आईसी कर्व का मैक्सिमम बेंडिंग पॉइंट कहां होगा, जहां पर एमआरएस पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। वो तब आएगा जब ये कर्व पूरा ऐसे बेंड हो जाएगा। मतलब अगर मैंने यहां से पकड़ के ऐसे खींच दिया उसको, समझ गए, इस तरीके से मैंने खींच दिया आईसी कर्व को, तो ये पूरा बेंडिंग पॉइंट आ गया। सो दिस विल बी द आईसी कर्व फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो क्या समझ आया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में मेरा आईसी कर्व होता है एल शेप्ड, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में स्ट्रेट लाइन। तो क्या लिखा बच्चों, फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एमआरएस, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में एल शेप्ड एमआरएस इज अनडिफाइंड। एमआरएस कैनॉट बी डिफाइंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बिकॉज they cannot be substituted for each other, right? They have to be used together. Next, never intersect। आगे कुछ सोचा आप लोगों ने कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने एक बात समझी, हर आईसी पर डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। हायर आईसी मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर आईसी मींस लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। तो अगर दोनों कट कर देंगे किसी पॉइंट पर तो दो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एक साथ हो जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये जो ग्राफ बना हुआ है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है विच कैन नॉट बी पॉसिबल, कि आप एक ही टाइम पर ये नहीं कह सकते कि आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा भी हो रहा है और कम भी हो रहा है, या तो ज्यादा हो रहा होगा या कम हो रहा होगा।
तो एक ही पॉइंट दो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं बता सकता, तो इसलिए टू आईसी कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट, सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ आईसी दैट टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद हायर आईसी मींस हायर सेटिस्फेक्शन, पढ़ लिया था हमने पीछे भी, जितना आईसी ऊपर जाता रहता है ओरिजिन से दूर होते रहोगे उतना आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहेगा। ठीक है, मोर इज बेटर। फिफ्थ में डू नॉट टच इज द एक्सिस, अगर आईसी कर्व ने किसी भी एक्सिस पे टच कर दिया तो यानी कि आप उस नंबर ऑफ कमोडिटी को किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, पर ऐसा नहीं होता। जब हम एमआरएस या आईसी कर्व का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप किसी पर्टिकुलर गुड को कंज्यूम कर ही नहीं रहे, आप कंज्यूम तो कर रहे हो, चाहे भले ही 1 यूनिट करोगे पर करोगे। तो इसलिए दिस इज ऑल्सो अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन विच कैन नॉट बी पॉसिबल, विच कैन नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, कि आईसी कर्व कभी भी किसी एक्सिस पे टच नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आता है बजट लाइन। चलो जी, अभी तक हमने बहुत बातें कर ली कि सेटिस्फेक्शन सेम होगा, ज़्यादा होगा, हायर आईसी होगा तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल बात ये है कि जो आपने कॉम्बिनेशंस बनाए, एक कंज्यूमर ने कॉम्बिनेशन बनाया कि मैं 12 यूनिट इसके कंज्यूम करूंगा, 10 इसके करूंगा तो मुझे मज़ा आएगा। ठीक है, मज़े वाली बात तो, लेकिन अपना बजट तो बताओ, क्या आप इसके 12 और इसके 10 यूनिट परचेज भी कर सकते हो कि नहीं, तब तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। तो कंसेप्ट समझो कि इंडिफरेंस कर्व में हम बात करते हैं सेटिस्फेक्शन की, वहां पर हम अपना बजट कॉन्स्ट्रेंट या हमारी इनकम कितनी है इस बारे में कोई बात नहीं होती। सिमिलरली जब हम बजट लाइन पढ़ेंगे तो हम सेटिस्फेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आपके पास इनकम कितनी है और उन दोनों कमोडिटीज पे आप किस किस पॉसिबल तरीके से स्पेंड कर सकते हो, कौन कौन से पॉसिबल वेज है जिन वेज में आप उन दोनों कमोडिटीज के ऊपर अपना गिवन इनकम को स्पेंड कर सकते हो, ये बताता है बजट लाइन। समझ आई बात? तो बजट लाइन में नोट सेटिस्फेक्शन, ओनली इनकम, ओनली बजट, और इंडिफरेंस कर्व में ओनली सेटिस्फेक्शन, नो इनकम, नो बजट। ठीक है जी समझते हैं जरा आप। चलो जी, पहले एक सिंपल एग्जांपल से देख लें परी। चलो देखते हैं पहले। लेट सपोज 2 कमोडिटीज हैं एक्स एंड वाई। सिंपल एग्जांपल लेते हैं बहुत कंसेप्ट को समझने के लिए। मान लेते हैं आपके पास है 10 रुपीज और दोनों कमोडिटीज का प्राइस है 1 रुपी। 1 रुपी कमोडिटी एक्स, 1 रुपी कमोडिटी वाई। तो एक बात बताओ, अब हम सेटिस्फेक्शन की बात तो कर ही नहीं रहे, तो ये गिवन 10 रुपीज को आप इन दोनों कमोडिटीज के ऊपर कौन कौन से पॉसिबल तरीके के आप स्पेंड कर सकते हो। 1 रुपी प्राइस है दोनों का, सिंपल। तो या तो आप 10 के 10 रुपीज इस पे खर्च कर दोगे, इस पे एक भी नहीं करोगे, सारी कमोडिटी एक्स की ले लोगे, या फिर आप अपने 10 रुपीज को क्या करोगे, 9 इस पे, 1 इस पे, भाई टोटल बनना चाहिए 10, है ना। या फिर आप 8 इस पे, 2 इस पे, या 7 इस पे, 3 इस पे, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल ये 10 हो जाए और ये 0 हो जाए। ये बात समझ आई? तो वैसे तो हम इसमें एमआरएस नहीं निकालते, पर आप इमेजिन करो अगर हम एमआरएस निकाले, एमआरएस का कंसेप्ट बजट लाइन के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सेक्रीफाइस और गेन वाला कंसेप्ट देखो तो क्या हो रहा है, एक से ही कम हो रहा है, एक से ही बढ़ रहा है। मतलब जितने से आप एक पे मनी कम कर रहे हो एक्जैक्टली उतने से ही दूसरे पे बढ़ा रहे हो। यानी एवरी टाइम आपका जो रेशियो बनेगा सेक्रीफाइस और गेन वाला वो सेम बनेगा। तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला केस आ गया जहां पर रेशियो सेम हो जाता है। बच्चों ध्यान रहे, इसमें कोई एमआरएस है नहीं, ये मैं आपको सिर्फ ग्राफ समझने के लिए बता रहा हूं कि जो सेक्रीफाइस और गेन है, कि इस केस में जब सेम रेट से कम और सेम रेट से बढ़ रही होती है दोनों वैल्यूज, तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है। कंसेप्ट वही है जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाला केस पढ़ा हमने आईसी कर्व में, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन कब बना है, जब दोनों में रेशियो बिल्कुल सेम है कि नहीं। तो रेशियो सेम है, इसलिए हमारा जो बजट लाइन है वो क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप सबसे पहले आ रहा है देखो बजट कांस्टेंट, ये इक्वेशन क्या है, जितना भी मनी आप दोनों पे स्पेंड करोगे हर कॉम्बिनेशन में आप देखोगे टोटल तो वही बनेगा 10 जो आपके पास गिवन इनकम है। अगर आप पूरी इनकम स्पेंड कर रहे हो, जो कि मान के चल रहे हैं कि एवरी कॉम्बिनेशन में आप पूरा मनी स्पेंड कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक का प्राइस जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसकी क्वांटिटी से, प्लस दूसरे का प्राइस जो भी है उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो दिस विल बी इक्वल टू योर टोटल इनकम। ठीक है, अच्छा वाई ना लिख के हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं, क्योंकि वाई हमने कॉमोडिटी वाई के लिए यूज करा है, इसलिए हम बी लिख सकते हैं। डजंट मैटर एब्रीवेशन क्या यूज करते हो, मतलब पता होना चाहिए। तो एक के ऊपर जो भी प्राइस है, जैसे हमने यहाँ पे लिया 1 रुपी का, कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, ये उठा लेते हैं। तो 1 रुपी का प्राइस आपने इसके कितने यूनिट खरीदे होंगे, 8, तो 8 रुपये बन गए। इसके आपने 2 यूनिट खरीदे 1 रुपये के प्राइस के हिसाब से, तो टोटल बन रहा है 10 रुपये। तो दिस इज अ बजट कांस्टेंट जो क्या शो करता है कि आप दोनों कमोडिटी से मिला के जो भी पैसे खर्च करोगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कमोडिटी प्लस प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ सेकंड कमोडिटी, दैट इक्वेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर एंड कैन नॉट बी मोर देन टू योर अवेलेबल टोटल इनकम। ठीक है ना, सो दिस विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू योर टोटल इनकम। ठीक है बच्चों, सो पी एक्स पी वाई प्राइजेस, क्यू एक्स क्यू वाई क्वांटिटीज है, बी हमने इनकम को लिया। बजट लाइन समझते हैं। और इट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स अ कंज्यूमर कैन बाय विद गिवन इनकम एंड प्राइजेस। गिवन इनकम और प्राइजेस से जो भी वो परचेज कर सकता है, कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन वर्ड नहीं आएगा, परचेज की बात हो रही है जो उसके बजट में फॉल करता है। ठीक है, स्लोप क्या होता है इसका, स्लोप हम कह सकते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे है बेटा, पी एक्स बाय पी वाई।
क्योंकि आप दोनों के ऊपर जितने भी प्राइजेस के हिसाब से जो मनी स्पेंड कर रहे हो वही इसका स्लोप डिटरमाइन करेगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी px बाय py। ठीक है, यानी बजट लाइन के हर पॉइंट पर एक रेशियो होता है px और py का, यानी प्राइस कितना एक्स कमोडिटी का और दूसरी कमोडिटी का, px बाय py का एक रेशियो होता है और वही उसी से उसका क्या पता लगता है, स्लोप, कितनी स्लांटनेस एंड ऑल। इनसाइड द लाइन अगर आप कोई कॉम्बिनेशन इस बजट लाइन के अंदर परचेज कर रहे हो, सपोज यहां पर मैं कॉम्बिनेशन ले लूँ, ये आप परचेज कर रहे हो, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आप अपना टोटल इनकम स्पेंड नहीं कर रहे, आप बचा रहे हो अपने पैसे, राइट। ये मतलब है इसका कि अंडर स्पेंडिंग कर रहे हो। और अगर बजट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वो आपका क्या होगा कि आप पूरा मनी स्पेंड कर रहे हो अपना, तभी वो बजट लाइन के ऊपर आ रहा है। और अगर बजट लाइन से बाहर चला गया कोई पॉइंट तो यानी वो आपके बजट से बाहर है, अनअफोर्डेबल है, आप उसको परचेज कर ही नहीं सकते। सिंपल है बच्चों, फुल स्पेंडिंग और अनअफोर्डेबल। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। ये टेबल देख लेते हैं एक बार, ये अलग एग्जांपल है, मैंने सिंपल लिया था 1 रुपये वाला। अब आपके पास इनकम है 100 रुपीज, प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 20 एंड दिस इज चॉकलेट, चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपीज। तो देखेंगे कॉम्बिनेशन, एवरी टाइम आप देखेंगे जो टोटल बनेगा वो 100 ही बनेगा। कैसे, 0 आइसक्रीम पर 10 चॉकलेट, प्राइस कितना है इसका, जो चॉकलेट का प्राइस है वो 10 है, तो 10 × 10 कर दिया। बजट कॉन्स्टेंट के हिसाब से निकालते चलोगे तो आपके पास एवरी टाइम 100 ही आएगा। और देख लेते हैं, अगर आपने एक आइसक्रीम खरीदी तो 20 रुपीज़ की एक हो गई, और ये 10 रुपीज़ की चॉकलेट, 10 × 8 80, यानी कि 20 आया, ये आया 80, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 100। फिर देख लेते हैं, यहाँ पर इंटू 20 करेंगे तो दिस विल 40, यहाँ पर इंटू 100 करेंगे, सॉरी इंटू 10 करेंगे तो दिस इज 60, तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 100। ठीक है ना, ये प्राइस इसका जो है वो 10 है ना, इसका 10 है, इसका 20 है, तो इसको हम हमेशा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऑलवेज 10 से, टोटल हमेशा इक्वल टू 100 आएगा। रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस में भी आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ बजट कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं शिफ्ट की। बजट लाइन क्या फिक्स रहेगी अपनी जगह पे या ऊपर नीचे आगे पीछे शिफ्ट हो सकती है? शिफ्ट का कंसेप्ट समझते हैं, चलो अच्छे से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन, ठीक है जी। देखो ये हमने पढ़ा बेटा बजट लाइन, दो तरीके समझते हैं इसके। ये ओरिजिनल बजट लाइन है। पहले हम बात कर रहे हैं इनकम इफेक्ट की। किसकी? इनकम इफेक्ट, मतलब कमोडिटीज का प्राइस चेंज नहीं हो रहा, आपकी इनकम बढ़ गई। जो लिमिटेड इनकम हमने ली थी एजम्पशन कि लिमिटेड इनकम है 100 रुपीज है, 10 रुपीज, जो भी एग्जांपल थे, मान लेते हैं वो बढ़ गई। तो जब इनकम बढ़ जाएगी गिवन प्राइजेस पर तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आप ज्यादा परचेज कर सकते हो, आपका बजट बढ़ गया। तो जब आपका बजट बढ़ गया बेटा तो ये पैरेलल शिफ्ट कर जाएगा राइट में, यानी दिस पैरेलल शिफ्ट ऑफ बजट लाइन विल बी ड्यू टू दी व्हाट, इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन इनकम। ठीक है ना, A डैश B डैश मैंने नाम दे दिया। सो दिस इज बिकॉज वी कैन से इंक्रीज इन इनकम और इंक्रीज इन बजट लाइन। ठीक है, सिमिलरली अगर बजट लाइन पैरेलली पीछे शिफ्ट करेगी सो दिस विल बी डिक्रीज इन इनकम की वजह से। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट डिक्रीज, मतलब आपका बजट कम हो गया। ठीक है कि नहीं? उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो था चलो इनकम इफेक्ट। अब अगर हम बात करें प्राइस इफेक्ट, कि आपकी इनकम तो उतनी है पर कमोडिटी का प्राइस जो है वो चेंज हो गया। कमोडिटी का क्या चेंज हो गया बच्चों? प्राइस, यानी कि मैं बात कर रहा हूं प्राइस इफेक्ट की। ठीक है, ये लो प्राइस इफेक्ट क्या है, ध्यान से देखते हैं। ये मेरी है ओरिजिनल बजट लाइन। अब मैं थोड़ा नाम भी लिख देता हूं यहां पर, दिस इज गुड वाई एंड दिस इज गुड एक्स, दो गुड्स है। ठीक है, ये है ओरिजिनल बजट लाइन। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया। तो गुड एक्स का अगर प्राइस बढ़ गया, इनकम उतनी आपकी, तो क्या अब आप इसको ज्यादा परचेज कर पाओगे या कम परचेज कर पाओगे? अगर गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया तो आप इसको कम परचेज कर पाओगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो ये रहेगा गुड वाई की साइड से, लेकिन एक्स वाली साइड से ये इधर आ जाएगी लाइन। पैरेलल शिफ्ट नहीं हुआ, उसी साइड से शिफ्ट हुआ जहां पे प्राइस चेंज हुआ है। गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया था तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, यानी दिस इज ड्यू टू दिस। ठीक है, अच्छा अगर मैं बोलूं गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हो गया तो अब आप इसको ज्यादा परचेज कर पाओगे, तो यानी ऐसे शिफ्ट करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब जल्दी से बताएंगे कमेंट करके कि क्या गुड वाई वाली साइड में भी आपको समझ आता है कि गुड वाई का अगर प्राइस कम होगा तो कहां शिफ्ट करेगा, मतलब गुड वाई में ये इधर और इधर जाएगा सेम तरीके से। क्या ये बात आपको समझ आती है? जैसा है ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है गुड एक्स के लिए, वैसे ही नीचे से ऊपर के लिए शिफ्ट होगा गुड वाई के लिए। यानी गुड वाई का प्राइस, चलो बता ही देता हूं, गुड वाई का प्राइस अगर बढ़ेगा तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला शिफ्ट, और गुड वाई का प्राइस कम होगा तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, बात समझ आई? तो देखो दो बातें पढ़ी हमने, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। अब हम दोनों को मिला दें अगर तो क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बन जाएगा दोनों को मिला देंगे तो?
इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब कि अब हम वो स्टेज पकड़ रहे हैं कि जहां पर आपका सेटिस्फेक्शन भी वही है जो एक चाहिए कंज्यूमर को, और वो आपके बजट में भी फॉल कर रहा है। कहने का मतलब इनडिफरेंस कर्व पे हमने क्या पढ़ा कि इनडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर वो कॉम्बिनेशंस है जहां पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है। तो इनडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर एक एमआरएस एग्जिस्ट करता है। एमआरएस एग्जिस्ट करने का मतलब कि एक ऐसा रेट जो बताएगा कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो और कितना गेन कर रहे हो टू ऑब्टेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। सो दिस इज एमआरएस। और बजट लाइन के हर पॉइंट पर क्या एग्जिस्ट करता है, रेशियो ऑफ प्राइसेस, कि कितना आप कमोडिटी एक्स पे स्पेंड कर रहे हो और कितना कमोडिटी वाई पे स्पेंड कर रहे हो। कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्स पे कितना स्पेंड हो रहा है और वाई पे। यानी बजट लाइन के हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है पी एक्स बाय पी वाई। तो मैं दोनों को एक साथ बना दूं अगर, यानी दिस इज माई बजट लाइन, इसके हर पॉइंट पर क्या है, एक पी एक्स बाय पी वाई का रेशियो जो इसका स्लोप डिटरमाइन करता है। और इनडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर बेटा क्या है, इनडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर है एमआरएस। तो ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आया दोनों का, दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विच सेज कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे सेटिस्फेक्शन भी इक्वल है या वही है जो कंज्यूमर को चाहिए, प्लस वो उसके बजट में भी फॉल कर रहा है, पी एक्स बाय पी वाई। ये लो जी। तो दिस इज अ कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये तो समझ आ गया। ये क्या इक्वल करा हमने, ये इक्वल कर दिया हमने बेसिकली। इसको भी ठीक से लिख देते हैं। चलो क्या करा हमने इक्वल, यहां पर बजट लाइन सॉरी इनडिफरेंस कर्व के एमआरएस को हमने इक्वल कर दिया बजट लाइन के पी एक्स बाय पी वाई से। ठीक है, ये हो गई इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई इक्वल टू पी एक्स बाय पी वाई। ये कहां से आया, क्योंकि एमआरएस इसके इक्वल होता है तो हमने रिप्लेस कर दिया। सो दीज बोथ आर दी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा अलग से, बजट लाइन पढ़ा और दोनों को मिला दिया तो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, समझ आया? आई होप सबको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ दिस यूनिट। आई होप आप लोगों को मजा आएगा बेटा, मेरे को तो बहुत मजा आया। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।